नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून के पैसिफिक मॉल में 16 नवंबर से 24 नवंबर 2024 तक नेशनल सिल्क एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए बुनकर और शिल्पकार अपने हाथों से बनाए गए सिल्क और अन्य वस्त्रों के साथ उपस्थित है। एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य देश की पारंपरिक वस्त्र कला को बढ़ावा देना और लोगों को सिल्क की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना है। इस एक्सपो में बनारसी सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, भागलपुरी सिल्क, तसर सिल्क और इसी के साथ इराकल सिल्क और अन्य क्षेत्रीय प्रकार के सिल्क वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा कारीगर अपनी पारंपरिक बुनाई तकनीकों और डिजाइनों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें ग्राहकों को खास अनुभव मिलेगा। बताइए। ये हमारा कानी वस्त्र है जी, पश्मीना वस्त्र किया जाता है। जी जी जी। और इसमें आपको ये आएगा कांजीवरम पाड़ा। कांजीवरम काफी ज्यादा पसंद भी की चाल। लाइट वेट साड़ियाँ होती हैं, ज्यादा डिमांड होता है। जी सर, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? कैसे? 38 दिन लगते हैं इसको बनाने में। 38 दिन की साड़ी होती है, पूरे सीनियर कारीगर काम करते हैं। अच्छा, कांजीवरम में भी कितने टाइप्स के हैं आपके पास? कांजीवरम 5000 से स्टार्टिंग है, 35,000 तक की साड़ी। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है हमको। ये अभी 16 तारीख से चालू हुआ था, ये 24 तारीख तक चलेगा इधर जी। और इसमें भिन्न भिन्न जगह से लोग आए हुए हैं जी और अपना अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं जी। लोगों को समझा रहे हैं कि ये कैसे बनता है, कितने दिन में बनता है, कितने कारीगर लगते हैं जी। उस हिसाब से समझा के सबको यहाँ पे सेल भी हो रहा है और आगे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का है, कर्नाटक का साड़ी है, बनारस का साड़ी है, लखनऊ का है। करीब यहाँ पे 15 से 16 स्टेट के लोग आए हुए हैं। जी, अभी तो हम साड़ियों के हिसाब से वेडिंग कलेक्शन लेके आए हुए हैं। ये हमारा व्यूअर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से है, मैनेजमेंट सोसाइटी। ये छोटे छोटे बुनकरों का है जो हम बुनकरों को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी बनाई हुई साड़ियाँ हम लेके आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आए हैं। इसमें आसाम के धागे हैं और आपका जो है बनारस का है और 2-3 जगह चालीस को बहुत सारे हैं धागे, लेकिन जो खास खास है वो जैसे बनारस का कतान सिल्क वगैरह है, टंचुई है, रेशम सिल्क है। ये तमाम तरह की साड़ियाँ हम शादी ब्याह के लिए यहाँ बना के लेके आए हैं। और रुड़की के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक महिला के गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। जानकारी के मुताबिक गर्भवती महिला को सुबह अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन किया था। परिवार वालों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद परिजनों को जच्चा और बच्चा के बारे में नहीं बताया गया। बिना बताए ही महिला की मृत्यु के बाद एम्बुलेंस से उसे हायर सेंटर भेजा जा रहा था। परिजनों ने जब महिला को देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। तभी वही सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। पुलिस के पहुंचने से ही पहले मौजूद डॉक्टर और स्टाफ हॉस्पिटल से फरार हो गया। मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक का है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुड़की से, जहां डिलीवरी के बाद एक महिला के मौत का मामला सामने आया है, जहां मौत के बाद से परिवारजनों ने कई आरोप भी लगाए हैं और इसी के साथ साथ अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिलीवरी के दौरान जो है महिला की मौत हो गई और उसके बाद से परिजन लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। जमकर हंगामा काटा परिजनों ने और इसी के साथ साथ मेडिकल स्टाफ पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। डॉक्टर और स्टाफ फिलहाल हॉस्पिटल से फरार हो चुके हैं, जिनकी तलाश भी की जा रही है और इसी के साथ साथ मामला भी दर्ज किया जा रहा है।
तो तस्वीरें रुड़की से दिखा रहे, जहां डॉक्टर और स्टाफ फिलहाल हॉस्पिटल से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, परिजन मौके पर पहुंचकर अस्पताल के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। डिलीवरी के दौरान एक महिला के इस पूरे मामले को बता रहे, जहां मौत का मामला सामने आया है। और सारकोट गैरसैंण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। और चूंकि मुझे आज आपके बीच में आज आपके इस ग्राम सभा सारकोट में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पिछली बार आया था तो हमारे शहीद उनके स्मरण में उनको श्रद्धांजलि देने आया था, उनके परिवार में आया था। लेकिन कल रात्रि तो मैं यहां पहुंचा तो मैंने रात में ही तय किया कि आप सबसे जरूर मिलता हूं, इतने नजदीक आप सब लोग। भराड़ीसेठ जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी के अत्यंत निकट का गांव है और ये अत्यंत निकट का गांव, ये गांव हमारा आदर्श गांव बनना चाहिए। ये गांव हर दृष्टि से विकास के सारे मानकों को पूरा करने वाला गांव बनना चाहिए, उसको लेकर मेरे मन में विचार था और आज आप सबके बीच में मैं आया हूं। आप राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। राजधानी देहरादून में जो है दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश और प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस कार्यक्रम को सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का, नीति आयोग और सेतु विभाग के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो महत्वपूर्ण चीज है उत्तराखंड के लिए कि स्किल कैसे डेवलप किया जाए और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, उस पर कार्यशाला यहाँ रखी गई है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अगर 2014 के बाद इस देश में स्किल के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई तो उसका इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जब उन्होंने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कही, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट विभाग एक अलग से बनाया ताकि देश के युवाओं को शिक्षित कर सकें, स्किल कर सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें उनके लिए। इस कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीजें निकल कर आएंगी और हमें किन सेक्टरों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उसको धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लापरवाह सचिवों पर हुई है बड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी बता रहे, जहां मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिवों को फटकार लगाई है। सशक्त उत्तराखंड 2025 को लेकर समीक्षा बैठक हुई और बैठक में अधिकारी नदारत रहे, सभी विभागों के सचिवों के मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है और बैठक में जो अधिकारी थे वो नदारत थे, जिस पर फटकार भी लगाई गई है। बताते चले, लापरवाह सचिवों पर कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सचिवों को फटकार लगाई है। सशक्त उत्तराखंड 2025 की हुई समीक्षा बैठक में जो तमाम अधिकारी हैं वो नदारत नजर आए। और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने आगामी 26 नवंबर से राजधानी देहरादून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर को भूख हड़ताल के सामने समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना भी देंगे। देखिए, प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं
जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे जमीन खरीदी है उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन पहाड़ों की रानी मसूरी में भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मसूरी शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर इंदिरा गांधी जी अमर रहे के नारे भी लगाए गए। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी मान्यता इतनी थी कि विपक्ष के नेता होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा के अवतार की संज्ञा भी दी थी। एक तेज तर्रार तुरंत निर्णय लेने वाली क्षमता और लोकप्रियता ने इंदिरा गांधी को देश और दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार कर दिया था। वर्ष की भांति हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं को एक सम्मान दिया, महिलाओं की एक पहचान इस देश में बनाई और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो अग्रणी कार्य किए हैं, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस देश के विकास के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा योगदान दिया है जो अस्मरणीय है, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और हम समस्त देशवासियों से और आने वाली पीढ़ियों से अनुरोध करते हैं कि इन महापुरुषों को समय समय पर याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। मेरे द्वारा जब निवर्तमान अध्यक्ष थे उनको भी इस संज्ञान में लाया गया था कि इस चौक का सौंदर्यीकरण किया जाए या एक सुंदर चबूतरा बनाया जाए, जिससे जो हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनकी कहीं अवहेलना ना हो और उनका रख रखाव किया जाए। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अब महज कुछ ही घंटों का समय रह गया है। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस द्वारा पूरे चुनावी प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि आईजी गढ़वाल रेंज हाल ही में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वापस लौटे हैं। पूरे विधानसभा में कुल 173 बूथ बनाए गए हैं जहां मतदान होना है। साथ ही विधानसभा को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन की जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर के पास होगी, जबकि सभी सेक्टर के लिए एक सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है। वहीं ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई थी थ्रेयल सुरक्षा के मानक का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। और 27 सेक्टर में बांटा गया है और 2 जोन में बांटा गया है। ये तो व्यवस्थापन है हमारे चुनाव के दृष्टिकोण से। साथ ही मोबाइल टीम इत्यादि भी हम लोगों के द्वारा गठित की गई है और चेकिंग इत्यादि लगातार शुरुआत से ही, जब से आचार संहिता लागू हुई है उसी दिन से लगातार जो FST, SST की टीमें हैं वो गठित करके। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है।
लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। और वही उत्तराखंड में निर्वाचन विभाग में लंबे समय से सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे मस्तू दास श्रीलंका में चुनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुए। श्रीलंका में 14 नवंबर को मतदान हुआ है और इसको देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर के रूप में उत्तराखंड से शामिल हुए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने वहां के चुनाव को लेकर अपने अनुभव मीडिया से साझा किए हैं। आपको बता दें कि क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सुनवाते हैं। निर्वाचन आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने श्रीलंका पार्लियामेंट चुनाव के लिए यहाँ से मुझे एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर नामित किया था। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा श्रीलंका निर्वाचन आयोग का भी, जिन्होंने इंडिया से 3 और इसी के साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं और इसके लिए सरकार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से अपने स्तर पर यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान चिन्हित कर उनकी यात्रा की भी शुरुआत की जाएगी। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में। हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ती हुई हिंदू राष्ट्र मांग पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक हमारे देश में गौ हत्या हो रही है, तब तक ये मानना मुश्किल है कि यहाँ कोई हिंदू रहता है। हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, सबसे पहले गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तब उसके बाद कोई दूसरी बात कहें तो हम स्वीकार करेंगे। कि एक हिंदू होने की परिभाषा ये है कि सबसे पहली शर्त है कि वो गौ भक्त होना चाहिए। गोशु भक्तिर दृढ़ायस्य, पहली शर्त है गाय में जिसकी प्रबल दृढ़ भक्ति हो। तो गौ हत्या जब तक इस देश में हो रही है, तब तक इस देश में कोई हिंदू रहता है ये भी मानना मुश्किल है।
हिंदू राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले गौ हत्या बंदी होनी चाहिए, तब फिर कोई प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंत पार्क का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख के दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। खटीमा में लगभग 1 करोड़ रुपए में निर्मित कुष्ठ आश्रम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने के लिए 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। और जिस प्रकार से उधम सिंह में हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया, जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है खटीमा में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।